नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे दो राज्यों की। दो राज्यों में दो पार्टियां, दो अलग अलग विचारधारा, बल्कि कहें परस्पर विरोधी विचारधारा की पार्टियां, जिन्होंने लगातार 7 चुनाव जीते और इस 7 चुनाव जीतने के दौरान उनका जो शासन रहा उसमें गवर्नेंस कैसा रहा, उस राज्य को क्या मिला, देश को क्या मिला, समाज को क्या मिला, ये इन सब बातों पर बात करेंगे और दोनों में किस तरह का अंतर है, इन पर चर्चा करेंगे। और आप जाहिर है कि समझ गए होंगे मैं किन दो राज्यों की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात की और पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का 34 साल का शासन रहा, 1977 से 2006 तक। तो लेफ्ट फ्रंट के शासन में पश्चिम बंगाल को क्या मिला, और भारतीय जनता पार्टी का 1995 से अभी तक चल ही रहा है। अभी ताज़ा चुनाव 2022 का जीता है तो 2027 तक तो सरकार रहेगी, तो उससे जोड़ लीजिए। बीच में 1-1.5 साल का जो है गैप है, जब शंकर सिंह वाघेला बगावत करके मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उससे पहले 90 में चिमन भाई पटेल के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी। तो बीजेपी जब सत्ता में आई तो गुजरात क्या था, लेफ्ट फ्रंट जब सत्ता में आया तब पश्चिम बंगाल क्या था, लेफ्ट फ्रंट ने जब सत्ता छोड़ी तब पश्चिम बंगाल की हालत क्या थी, और जब बीजेपी अभी सत्ता में है तो गुजरात की स्थिति क्या है। लेफ्ट फ्रंट ने बंगाल में जो काम किया, सबसे बड़ा काम किया मेरी नज़र में, वो ये है कि वहाँ से उद्योगों को भगा दिया, लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया। उन्होंने एक मिलिटेंट ट्रेड यूनियन का कल्चर डेवलप किया, जिसका उद्देश्य ही था कि उद्योगों को चलने मत दो। उद्योग धंधे उनकी नज़र में ये जो उद्योग धंधे हैं, ये जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, जो उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं, ये सब वर्ग शत्रु है, और वर्ग शत्रुओं को जीने का कोई अधिकार नहीं है, उनको बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसका नतीजा क्या हुआ, सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है, वो तो भूले नहीं होंगे, ज़्यादा पुराना नहीं है, सिंगूर का टाटा नैनो का प्लांट। जिस तरह से टाटा नैनो का प्लांट वहाँ से उखाड़ा गया, उस प्रोजेक्ट को वहाँ से हटाया गया, भगाया गया, और गुजरात में उसको जगह मिली। आप दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए। टाटा नैनो का प्रोजेक्ट गुजरात में गया, गुजरात में किस तरह की खुशहाली, किस तरह का रोज़गार लाया, किस तरह का आर्थिक विकास लाया। और नैनो प्रोजेक्ट के जाने के बाद पश्चिम बंगाल में उस इलाके का सिंगूर का क्या हाल हुआ, आज क्या स्थिति है। तो इससे आपको दोनों पार्टियों के कामकाज की शैली का अंतर मालूम होगा। दूसरा बड़ा काम किया लेफ्ट फ्रंट ने, वो है रिगिंग का। चुनाव कैसे जीता जाता है, धोखाधड़ी करके, किस तरह से धांधली करके। और अब आपको आश्चर्य होगा, सुना भी होगा आपने, कि लेफ्ट फ्रंट की इस रिगिंग को नाम दिया गया साइंटिफिक रिगिंग। और इस रिगिंग के जरिए वो लगातार 7 बार चुनाव जीतते रहे। लेकिन ये है कि हर अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ जो भी हो, उसका अंत होता है, और 2006 में उसका अंत हुआ। लेकिन इस रिगिंग के, साइंटिफिक रिगिंग के बावजूद, इतनी बड़ी ट्रेड यूनियन का सपोर्ट होने के बावजूद, लोगों को गरीब रखकर और अशिक्षित रखकर, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार आने के बाद स्कूलों से अंग्रेज़ी शिक्षा को हटा दिया गया। जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, वो स्कूल हैं, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या दूसरे संस्थान हो, सब में सीपीएम सीपीआई के कैडर के लोगों को, चाहे जितने अक्षम हो, उनकी भर्ती की गई। नतीजा ये हुआ कि लगातार शिक्षा का स्तर गिरता गया। पश्चिम बंगाल जो अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था, आज उस शिक्षा की बदहाली के लिए जाना जाता है। उसके अलावा यहीं तक नहीं रुके, इसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी प्रतिभाशाली लोग थे, उन्होंने पश्चिम बंगाल छोड़ दिया, देश में अलग अलग हिस्सों में गए, वहाँ जो है रोज़गार की, काम की तलाश की, या फिर विदेश चले गए। और विदेशों में कैसा कर रहे हैं, देश में कैसा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के लोग, ये सबको मालूम है। तो पश्चिम बंगाल को लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने क्या दिया, बदहाली, आर्थिक तंगी, बेरोज़गारी, हिंसा, राजनीतिक हिंसा को एक नया आयाम दिया।
जो विरोधी है उसको ये सोच में ही था उनके कि जो विरोधी है उसको जीने का अधिकार नहीं है, या तो वो चुपचाप सर झुकाकर हम जो कह रहे हैं वो करे, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहे। तो हज़ारों लोगों की हत्या हुई 34 साल में, और हज़ारों लोगों में ज़्यादातर पॉलिटिकल वर्कर्स थे, जो विपक्षी दलों के कार्यकर्ता थे। उनके घर जलाए गए, उनके घर लूटे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। ये सब कुछ होता रहा डेमोक्रेसी के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर। देश में कहीं से आवाज़ नहीं उठी कि सेकुलरिज्म खतरे में है, कहीं से आवाज़ नहीं उठी कि जो है डेमोक्रेसी खतरे में है। ये बदस्तूर चलता रहा, केंद्र में सरकार किसी की भी रही हो। और उसके बरक्स आप देखिए गुजरात की स्थिति। गुजरात दिनों दिन तरक्की करता जा रहा, आज देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक है। लगातार वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोज़गार आ रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। ये हो रहा है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और क्या हुआ पश्चिम बंगाल का हाल, वो आपके सामने है लेफ्ट फ्रंट के शासन में। हालांकि ममता बनर्जी के आने के बाद से स्थितियां और ख़राब हुई हैं। तो अगर आप तुलना करेंगे पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के शासन की, बल्कि तीनों की, कांग्रेस की स्थिति से तुलना करेंगे जब बड़ी बदतर स्थिति हो गई थी, जो नक्सल विरोधी आंदोलन उन्होंने चलाया, अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों हज़ारों लोगों को मारा, वो लगता था कि सबसे ख़राब स्थिति है। लेकिन उसके बाद जब लेफ्ट फ्रंट आया तो लगा कि नहीं, ये तो उससे भी ख़राब है। अब ममता बनर्जी आई हैं तो लग रहा है कि उससे भी ख़राब है। तो ये है पश्चिम बंगाल की राजनीति का नतीजा। जो राजनीतिक संस्कृति वहाँ डेवलप हुई, जो राजनीतिक कार्यशैली वहाँ पर विकसित हुई, उसका खामियाजा जो है पूरा प्रदेश भुगत रहा है, और एक तरह से परोक्ष रूप से पूरा देश भुगत रहा है। जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा था और हो रहा है, वो देश के लिए चिंता का विषय है। राज्य की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खस्ता हाल होती जा रही है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। उसके बरक्स आप देखिए गुजरात में नए नए उद्योग धंधे आ रहे हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, लोगों के लिए जो है रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। देश भर के अलग अलग प्रदेशों से लोग वहाँ पर नौकरी की, रोज़गार की तलाश में आ रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गुजरात, जो कभी बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, आज बहुत आगे है। इन 27 सालों में बीजेपी के राज में एक घटना, वो है 2002 का दंगा, जो गोधरा कांड के बाद हुआ। गोधरा कांड में एक ट्रेन की बोगी में, पूरी बोगी में आग लगा दी गई बाहर से, और जितने लोग थे उसमें जलकर मर गए। उसके बाद गुजरात में दंगे हुए, जिसमें जो अनुमान है वो 1000 से 1200 लोग मारे गए, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं। वो एक धब्बा है भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पर। उसके अलावा गुजरात जो दंगों के लिए जाना जाता था, जिसके बारे में ये धारणा थी, ये बल्कि वास्तविकता थी कि हर साल 2-3 छोटे मोटे, हर 2 साल पे बड़े दंगे होते हैं। और जब दंगे चलते थे तो कई कई दिन तक, महीने तक, साल में 200 दिन, 250 दिन तक का कर्फ्यू रहता था। उससे भारतीय जनता पार्टी ने मुक्ति दिलाई गुजरात को। 2002 के बाद आज 2022 में हम बात कर रहे हैं, 23 आने ही वाला है, तो 21 साल हो जाएंगे जब गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई सांप्रदायिक घटना दुर्घटना नहीं हुई है, कोई सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश नहीं हुई। तो ये फ़र्क देखिए। और उस पश्चिम बंगाल देखिए, जहाँ चुनाव के बाद जीतने वाली पार्टी हिंसा करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें, तुलना बीजेपी और अगर लेफ्ट फ्रंट से, ख़ासतौर से सीपीएम सबसे बड़ी पार्टी थी, उनका बहुमत था, तो ये साइंटिफिक रिगिंग, ये धांधली, ये हिंसा, इतने बड़े पैमाने पर अत्याचार, इस सब के बावजूद जो बेस्ट परफॉर्मेंस लेफ्ट फ्रंट की रही, 294 सीट्स है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में, उसमें से सिर्फ 176 मैक्सिमम है जो लेफ्ट फ्रंट हासिल कर सका। और वोट शेयर आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा अगर आप पश्चिम बंगाल को फॉलो नहीं करते हैं, 37%, उससे ज़्यादा वोट कभी नहीं मिला लेफ्ट फ्रंट को। तो और बीजेपी, अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, 53.5%, 182 में से 156 सीट्स। ये फ़र्क है बिना रिगिंग के और रिगिंग के साथ चुनाव जीतने का। तो
तो ये जो फ़र्क बताता है, ये जो 37% है, इस पर मैं ख़ास जोर इसलिए दे रहा हूँ कि जब 1991 में कल्याण सिंह की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो उनको 36% वोट मिले थे। पूरे देश में ये नैरेटिव चला था, पूरे देश में ये एजेंडा चलाया गया कि ये जनादेश नहीं है। केवल 36% लोगों ने वोट दिया है, 64% लोग तो खिलाफ हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में ये बात कभी नहीं कही गई। वो 30 से 37% के बीच में उनका वोट शेयर वेरी करता रहा, लेकिन कभी ये सवाल नहीं उठाया गया। लेकिन इन सब सवालों की सिर्फ बात नहीं है। पश्चिम बंगाल की और लेफ्ट फ्रंट के शासन की बात करें और मरीज झापी की बात ना हो, ये कैसे संभव है? मरीज झापी का नाम हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने न सुना हो। ये कोलकाता से थोड़ी ही दूरी पर सुंदरबन में एक टापू है। और आपको बता दें कि 1947 के विभाजन के बाद, देश के विभाजन के बाद, ईस्ट बंगाल से, पूर्वी बंगाल से, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ। पहले जो सवर्ण लोग थे, धनाढ़ लोग थे, पैसे वाले लोग थे, वो आए, उनका सेटलमेंट हुआ। उसके बाद कई किश्तों में लोग आए, आखिर में आए दलित। लगभग 1.5 लाख दलितों का बड़ा जत्था आया। उनको पश्चिम बंगाल में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने केंद्र सरकार से बात की, तय हुआ कि दंडकारण्य में बसाया जाएगा उनको। दंडकारण्य मतलब आज का उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, वहाँ बसाने का फैसला हुआ। उनमें से कुछ लोग 1978 में मरीज झापी इस टापू पर पहुँचे, कई हज़ार लोग पहुँचे। वैसे तो दंडकारण्य से लोग पहुँचे हसनाबाद रेलवे स्टेशन पर पश्चिम बंगाल के 1.5 लाख लोग। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उनको ट्रेनों से उतारा, दूसरी ट्रेनों में भरकर उनको वापस भेज दिया गया। लेकिन उनमें से कुछ हज़ार लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए थे। इनमें से कई हज़ार लोग पहुँचे मरीज झापी उस टापू पर। टापू को साफ़ सुथरा करके उन्होंने रहने लायक बना लिया। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, उनको वहाँ से निकालना चाहती थी। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता केवल जो है नावों के जरिए, स्टीमर के जरिए, जहाज़ के जरिए पहुँचा जा सकता था। सरकार ने उनकी सप्लाई काट दी, बिजली, पानी, राशन, दवाइयाँ, डॉक्टरों के जाने पर रोक, ये सब जब 15 दिन तक चला तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा कि ये बेसिक सुविधाओं से उनको नहीं रोका जा सकता, इसकी सप्लाई जारी रहनी चाहिए। लेकिन 14 से 16 मई के बीच में पश्चिम बंगाल की पुलिस उस टापू पर घुसी और दलितों के उस टापू पर कत्ले आम किया। जी हाँ, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। अलग अलग अनुमान है, 5,000 से 15,000 तक का अनुमान। इसकी चर्चा आपने इतिहास की किसी किताब में नहीं पढ़ी होगी, किसी ने नहीं बताया होगा आपको। अगर आपने पश्चिम बंगाल की राजनीति को, पश्चिम बंगाल को फॉलो नहीं किया है तो आपको ये बात मालूम ही नहीं होगी। एक पश्चिम बंगाल के जर्नलिस्ट है, राइटर हैं दीप हल्दर, उन्होंने किताब लिखी है जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है ब्लड आइलैंड। इस किताब से बहुत से लोगों, पश्चिम बंगाल के भी बहुत से लोगों को पता चला कि वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, किस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार ने 10,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया और बाकी जो बचे उनको वहाँ से निकाल कर लाया गया और वापस दंडकारण्य भेज दिया गया। क्यों? सिर्फ जो सरकारी बयान के मुताबिक जो कहा गया वो ये कि ये सुंदरबन का इलाका है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, इस इलाके की इकोलॉजी को ये लोग बिगाड़ रहे हैं। उनका कसूर ये था कि वो सरकार की किसी मदद के बिना जीवन यापन कर रहे थे। वो एक देश से उजड़ कर आए थे इस उम्मीद में, और ख़ास तौर से उनकी उम्मीद इसलिए थी कि विपक्ष में रहते हुए ज्योति बसु और सीपीएम ने ये आश्वासन दिया था उन लोगों को दंडकारण्य में जब थे कि हम पश्चिम बंगाल में आपको बसाएंगे। इसीलिए जब सीपीएम की सरकार बनी तब ये लोग इस उम्मीद में आए कि अब तो अपनी सरकार आ गई है, अब हमको संरक्षण मिलेगा। ये बात है 1979 की, जो अप्रैल और मई की तारीखें मैंने बताई 78 और 79 की हैं। पहली जो जब आए 78 में और 79 में जब मारे गए। ये इतिहास कोई नहीं बताएगा आपको। जब भी बात होगी गुजरात की तो सिर्फ आपको याद दिलाया जाएगा गुजरात के 2002 के दंगे।
लेकिन जब भी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के राज की बात होगी, आपको मरीज झापी की चर्चा भी नहीं सुनने को मिलेगी। कोई बताएगा भी नहीं, कोई आधिकारिक रूप से उसके बारे में जानकारी नहीं देगा। अगर ये किताब ना आई होती तो इतनी बड़ी जानकारी न मिलती, और इस किताब के जरिए ही देश को, दुनिया को पता चला। इस किताब के आने के बाद ही कई लोगों ने विवेक अग्निहोत्री से ये अनुरोध किया है कि वो जब कश्मीर फाइल्स बना रहे थे तभी अनुरोध किया गया था कि इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर एक मैसेज डाला था, मेरा अगला प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने उनको सुझाव दिया था कि मरीज झापी पर बनाइए फिल्म अगली। पता नहीं विवेक अग्निहोत्री बनाएंगे फिल्म या नहीं बनाएंगे, लेकिन मरीज झापी का ये इतिहास देश को पता होना चाहिए। मरीज झापी का ये इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए। जो लोग देश में पिछले 8 साल से इंटॉलरेंस का अभियान चला रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, वो मरीज झापी की बात नहीं करेंगे। 2 दिन पहले जो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने इंटॉलरेंस की बात की है, वो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में खड़े होकर बोल रहे थे, जहां मरीज झापी हो चुका है, 10,000 लोगों का कत्लेआम। उसकी चर्चा आप उनसे नहीं सुनेंगे, उसका जिक्र आप उन लोगों से नहीं सुनेंगे। आपको सिर्फ सुनाई देगा तो 2002 का दंगा। अगर उनका बस चलता तो 1984 के दंगे की भी बात, उसकी भी खबर दबा दी जाती, लेकिन वो दब नहीं पाई। जो लोग सहिष्णुता और असहिष्णुता की बात करते हैं, वो पहले ज़रा अपने गिरेबान में झांक लें कि उनका सहिष्णुता का रिकॉर्ड क्या है। चाहे डेमोक्रेसी के फ्रंट पे हो, चाहे चुनावी राजनीति के मामले में हो, सामान्य राजनीति के मामले में हो, या फिर शरणार्थियों के मामले में, या गरीब दलितों के मामले में, उन्होंने क्या किया। और ये लेफ्ट का ही इकोसिस्टम है जो पूरे देश में और दुनिया में ये असहिष्णुता की बात फैलाता है। अखलाक की बात करने वाले मरीज झापी की बात क्यों नहीं करते? ये इनसे पूछा जाना चाहिए और बार बार पूछा जाना चाहिए। इनको याद दिलाया जाना चाहिए। हमको आपको इसकी चर्चा करनी चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये तो पता है। इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? इसको बताया क्यों नहीं गया? इसके बारे में ये राष्ट्रीय विमर्श के एजेंडे में क्यों नहीं शामिल हुआ? एक नई किताब आई है, अभिजीत जोग मराठी लेखक हैं, मराठी में उनकी किताब आई है असत्यमेव जयते। उसका शनिवार को एक कार्यक्रम था जिसमें हिंदी और अंग्रेज़ी का संस्करण उसका विमोचन हुआ है। वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको, हमको, सबको। इसमें बताया गया है कि हिस्ट्री को, इतिहास को किस तरह से डिस्टॉर्ट किया गया, किस तरह से दबाने और छिपाने की कोशिश की गई। तो ये अपने इतिहास को जानने का, अपनी संस्कृति को एक बार फिर से याद करने का समय है। ये समय है जागरूक होने का, ये समय है सोच समझकर फैसला करने का, ये समय है अपनी संस्कृति पर गर्व करने का, और ये समय है सही और गलत में फ़र्क करने का। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।